हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड बहुत ही खूबसूरती से हमने एडमंड स्पेंसर को पिछले लेक्चर में किया था एंड उनका वर्क देखा था शेफर्ड क्लैंडर। एंड आज जो हम वर्क एडमंड स्पेंसर का एक्सप्लोर करेंगे दैट इज़ नन अदर देन फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन जो है आज हम देखेंगे एंड इसकी जो भी खास बातें हैं, जो भी खास पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अगेन आई वांट टू मेंशन अकेले भी आ सकते हैं एंड कंबाइन लेवल पे भी आ सकते हैं, वो हम सारे देखेंगे। तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। दोस्तों, ये है हमारा वर्क फेरी क्वीन, वन ऑफ अ पॉपुलर वर्क बाय एडमंड स्पेंसर। तो सबसे पहले इसकी जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ, धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये फेरी क्वीन बेसिकली 2 लेक्चर में जाएगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने की। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो वर्क है फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, ये कुछ राइटर्स से इंस्पायर होके एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। जो राइटर हमारे सामने हैं होमर, वर्जिल एंड ऑरलैंडो। ठीक है, तो कौन कौन से राइटर्स हैं जिनसे इंस्पायर होकर एडमंड स्पेंसर ने ये लिखा? होमर, वर्जिल एंड ऑरलैंडो। ठीक है, कौन कौन से हैं? होमर, वर्जिल एंड ऑरलैंडो। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि प्लान तो किया था स्पेंसर ने कि 24 बुक्स लिखेगा, इसकी मतलब 24 बुक्स लिखेगा, पर एक्चुअली में जब वो लिखने बैठा तो सिर्फ 6 बुक्स ही लिखी थी उसने। ये कैंटरबरी टेल्स की तरह ही है। कैंटरबरी टेल में भी चौसर ने सोचा था कि वो हर करेक्टर की 2-2, 3-3 मतलब करेगा, पर एंड में एक एक ही हो पाई थी। वैसे ही फेरी क्वीन में उन्होंने प्लान की थी 24 लिखेगा, मतलब शुरू में थॉट था स्पेंसर के मन में कि मैं इनमें 24 बुक्स लिखूंगा, पर लिख वो 6 पाए थे। आगे अगर मैं थीम की बात करूं दोस्तों, तो इस वर्क में मेन थीम है वर्चू और वाइस के बीच में कन्फ्लिक्ट। वर्चू होता है अच्छाई, वाइस होता है बुराई। ठीक है, तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई, जैसे रामायण में राम भगवान की लड़ाई बताई गई है रावण के साथ, है ना। जो श्री कृष्ण की कंस के साथ बताई गई है, तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई पर कैसे चाहे समय लगे पर सच ही जीतता है, वो वाला मॉरल वैल्यू, मॉरल एलिमेंट वो यहाँ पे मौजूद है। तो नो डाउट बुक्स तो 24 प्लान्स की थी, नो डाउट सिर्फ 6 बुक्स आई हैं, जितनी प्लान की थी उसकी सिर्फ चौथा हिस्सा आया। पर हर बुक में जो मेन थीम है वो अच्छाई और बुराई की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, और कैसे अंत में अच्छाई जीतेगी, मॉरल एलिमेंट वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको एलिगोरिकल एलिमेंट देखने को मिलेगा। एलिगोरिकल होता है डबल मीनिंग, यानी कि आप कह कुछ रहे हो, बताना कुछ और चाहते हो, तो वैसा ही है यहाँ पे ना। जो भी ये 6 बुक्स हैं, हर बुक में कोई ना कोई एक थीम है एंड उस थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ करेक्टर लिए गए हैं एंड उन करेक्टर की के साथ आप उसी को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे देखो, जैसे ही मैं राम भगवान का जिक्र करूं, है ना, आपको मैं बोलूं राम भगवान, तो एकदम हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में एकदम आता है कि आदर्श पति, आदर्श बेटा, है ना, ऐसा ही आता है ना मन में। यानी कि चाहे मैं बोलूं राम, पर ऑटोमेटिकली हमारे मन में वो इमेज है, कैसे वो वनवास पे चले गए थे अपने पापा के कहने पे, आदर्श बेटा वो है ना। तो डेट इज एलिगरी कि आप कह कुछ रहे हो पर आप कहना कुछ और चाहते हो। तो इसमें हर बुक में कोई ना कोई एक थीम ली गई है मॉरल वाली, एंड उस थीम को जस्टिफाई करने के लिए करेक्टर लिए गए हैं, वो करेक्टर जो है एलिगोरिकल करेक्टर है। जब जब उन करेक्टर का जिक्र आएगा, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो साथ में हमारे जहन पे आएंगी। जैसे राम भगवान के साथ ही आ जाता है हमारा कि वो एक आदर्श बेटा थे। वैसे दोस्तों, एक बहुत खास बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि स्पेंसर को 20 साल लग गए थे इस किताब को लिखने में, तो इस वजह से हम इसको इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कहते हैं। 20 साल लगे लिखने में, 20 ईयर इज नॉट अ स्मॉल स्पैन। 24 बुक्स प्लान की थी, लिखी 6, पर 20 साल लग गए, तो हम इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पॉपुलर तो ये वर्क हुआ ही था, बहुत अच्छा वर्क ये था ही, एंड इसको समय भी बहुत बड़ा लगा, तो हम इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है, पीछे मैंने बताया था शेफर्ड क्लैंडर आया,
उसके बाद इतने पॉपुलर हो गए एडमंड स्पेंसर कि नेशनल पोएट उनको कहा जाने लगा चौसर के बाद। और ये वर्क है, इसको तो लिखने में 20 साल लगा दिए, तो हम इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी खास चीज़ें हैं, ये एक एक पॉइंट एक एक एमसीक्यू है जो अलग अलग भी आ सकता है, या जैसे किसी वर्क को लेकर इकट्ठे स्टेटमेंट आ जाती हैं, फिर आपसे पूछते हैं कौन सही गलत, वैसे भी आ सकता है। आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा फेरी क्वीन वर्क है उसके प्रोलोग में क्या कहा गया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ पहले प्रोलोग क्या होता है। प्रोलोग होता है पहले, ओके, और एक होता है एपिलॉग। एपिलॉग होता है एंड में, ई से एंड, ई से एपिलॉग, पी से पहले, पी से प्रोलोग। तो जब कभी हम कोई वर्क लिखते हैं और बिल्कुल शुरू में उसकी इंट्रोडक्शन में जो लिखते हैं हम उसे प्रोलोग कहते हैं। ठीक है, पी से प्रोलोग, पी से पहले जो इंट्रोडक्शन में बिल्कुल शुरू में आएगा उसे हम प्रोलोग कहते हैं। ठीक है जी। ई से एंड, ई से एपिलॉग, किसी भी वर्क के अंत में जो हम लिखते हैं उसे हम एपिलॉग कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोलोग ऑफ फेरी क्वीन। जब एडमंड स्पेंसर ने अपना ये वर्क लिखना शुरू किया तो उसकी इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या कहा, प्रोलोग में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी है दोस्तों अपनी प्रोलोग में, इंट्रोडक्शन में। वो क्या है देखिए, फियर्स वॉर्स एंड फेथफुल लव शैल मॉरलाइज माई सॉन्ग। ठीक है, वॉर्स हो गया वॉरियर्स, की कहने का मतलब फियर्स वॉर्स हो गया ऐसे वॉरियर जो किसी से डरते नहीं है, निडर है, एंड फेथफुल लव, ऐसे प्यार करने वाले जो फेथफुल हैं, लॉयल हैं, विल मॉरलाइज माई सॉन्ग, मेरे काम को वो अमर बना देंगे। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया इसमें पूरी थीम अच्छाई पे है, पूरी मॉरल चीज़ें जिक्र की गई हैं। तो यहाँ पे जब कभी किसी वॉरियर का जिक्र है, किसी सैनिक का जिक्र है, वो बहुत फियर्स है, बहुत नीडर है, डरता नहीं किसी से। अगर लव का जिक्र है तो उसमें एक ऑनेस्टी है, एक फेथफुलनेस है, एक लॉयल्टी है, वो बहुत ईमानदार है अपने रिलेशन को लेकर। तो जो भी चीज़ है वो अच्छी बताई गई है, मॉरल बताई गई है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि यही चीज़ जो है, फियर्स वॉर्स और फेथफुल लव, ऐसे वॉर्स, ऐसे वॉरियर जो किसी से डर नहीं रहे, और ऐसा लव जो फेथफुल है, यही मेरे सॉन्ग को मॉडलाइज कर देगा, मेरे वर्क को अमर कर देगा, मेरे वर्क को बेस्ट बना देगा। और वो हुआ भी है, नेशनल एपिक का इसको खिताब शामिल है। और दोस्तों ये उन्होंने जो है अपने प्रोलोग में कहा था। ठीक है, प्रोलोग होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ही एडवर्ड स्पेंसर ने कह दिया था कि जो मेरे वर्क की थीम है ना, जैसे मैं फियर्स वॉरियर्स की जिक्र बात कर रहा हूँ, फेथफुल लव की बात कर रहा हूँ, यही मेरे वर्क को बेस्ट बनाएंगे। तो ये भी कई बार प्रश्न आते हैं कि किस वर्क के प्रोलोग में क्या स्टेटमेंट दी गई है। तो ये वाली स्टेटमेंट एडमंड स्पेंसर के फेरी क्वीन के प्रोलोग में है। प्रोलोग क्या होता है, इंट्रोडक्शन जो पहले आए, एपिलॉग जो एंड में आए, अंत में। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये जो वर्क है इसमें जैसे 20 ईयर्स लग गए थे। तो 1589 तक इसकी 3 किताबें आई थी और 1596 में इसकी बाकी किताबें आई थी। अब नेक्स्ट हम, जो मैंने कहा ना 26 बुक्स प्लान्स की थी पर आई सिर्फ 6 हैं, तो उन 6 बुक को हम देखेंगे। एक 1589 तक जो 3 बुक्स आई हैं और फिर 96 तक जो 3 बुक्स आई हैं। ठीक है, तो 1589 तक दोस्तों जो उनकी बुक्स आई हैं उसमें हर बुक की एक थीम है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहली बुक की थीम है होलीनेस, दूसरी की है टेम्परेस, तीसरी की थीम है चैस्टिटी। ठीक है, चौथी की थीम है फ्रेंडशिप, पांचवी की थीम है जस्टिस, एंड छठी की थीम है कर्टसी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अभी मैं आपको हर बुक बताऊंगी कब आई है, हर बुक में क्या मेन थीम है वो बताऊंगी, और हर बुक की उस मेन थीम को कौन से करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मैंने एलिगोरिकल शब्द यूज किया था कि अगर ये करेक्टर है तो उससे ये फीलिंग आ रही है, वो बताऊंगी। ठीक है, तो 1589 तक उनकी ये 3 बुक्स आई हैं, होलीनेस, टेम्परेस एंड चैस्टिटी। ठीक है, 1 मिनट आप जुड़े रहिए, यहाँ पे कुछ खास बातें मैंने आपको बतानी है, अभी हम उसे करेंगे। एंड आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, अभी जब मैं इनको आपको बताऊंगी भी, साथ साथ में मैं गुनगुनाऊंगी भी, अभी समझा भी दूंगी, गुनगुनाऊंगी भी, तो आपके माइंड में ये सारे अच्छे से बैठ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है आपने। हर निंजा टेक्निक आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। 1 मिनट दोस्तों, जुड़े रहिए।
ओके, सो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे सबसे पहला जो है हॉलीनेस, देन टेम्परेंस, देन चैस्टिटी। तो सबसे पहले ना मैं आपको इनके मीनिंग बता देती हूँ। टेम्परेंस का मतलब होता है जो शराब वगैरह नहीं पीते, अल्कोहल, ठीक है, जो शराब नहीं पीते वो कहते हैं टेम्परेंस। चेस्टिटी होते हैं जिनके कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, जैसे कि क्या बोलते हैं उनको, जो शादी नहीं करते या ब्रह्मचार्य टाइप, उसे कहते हैं हम चेस्टिटी, ठीक है। होलीनेस हो जाता है, होलीनेस मतलब ग्रेटनेस, होलीनेस इज समथिंग जो ग्रेटनेस है किसी की चीज़ में। तो सबसे पहले तो ये जो नेम है इनके आपको मीनिंग पता होने चाहिए। उसके बाद फ्रेंडशिप आपको पता ही है, दोस्ती, जस्टिस आपको पता ही है, न्याय, एंड कर्टसी होते हैं जो एक जेनरसनेस होती है, जैसे जो जेनरस लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे, जैसे कई लोग कितने अच्छे होते हैं ना, किसी की हेल्प करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वो होते हैं जेनरस लोग। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो भी 6 किताबें हैं इनकी जो मेन थीम है, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ देम। तो 1589 तक 3 बुक्स आई हैं, होलीनेस, टेम्परेंस एंड चेस्टिटी की थीम वाली। होलीनेस इज समथिंग ग्रेटनेस, ठीक है, जैसे कोई ग्रेट जो पर्सन है। टेम्परेंस जो शराब या कोई नशा नहीं करते। चेस्टिटी जिनका कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रही हैं। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, जस्टिस यानी कि न्याय, कर्टसी जो अच्छे लोग हैं, जेनरस लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है। तो कितनी किताबें प्लान की थी, 24, आई कितनी, 6, साल कितने लगे लिखने में, 20। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा, नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। 1589 तक कितनी बुक्स आई हैं, 3। 1596 तक कितनी आई हैं, 3। तो 1589 तक कौन सी बुक आई हैं, होलीनेस, टेम्परेंस, चेस्टिटी, 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 होलीनेस, ग्रेटनेस, होलीनेस, ग्रेटनेस, होलीनेस, ग्रेटनेस, होलीनेस, ग्रेटनेस। टेम्परेंस जो कोई नशा ना करे, टेम्परेंस जो कोई नशा ना करे, टेम्परेंस जो कोई नशा ना करे, टेम्परेंस जो कोई नशा ना करे। चेस्टिटी ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी ब्रह्मचार्य। तो जहां पे भी कुछ अलग से शब्द आए, पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, फिर गुनगुनाया और आपके दिमाग में बिठाया। अब दोस्तों जैसे होलीनेस, ग्रेटनेस हो गया, टेम्परेंस जो कोई नशा ना करे, शराब एंड ऑल, चेस्टिटी जिसका कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, ब्रह्मचार्य का पालन करे। अब इन तीनों ही वर्क में जो जो हमारे करेक्टर्स हैं वो हम कर लेते हैं। तो होलीनेस में दोस्तों रेड क्रॉस नाइट का जिक्र है, ठीक है, जो होलीनेस यानी कि ग्रेटनेस को शो कर रहे हैं। तो रेड क्रॉस नाइट एक सैनिक का जिक्र है यहाँ पे, है ना। और एक बात का बस ध्यान रखना, एक लेडी ऊना करके भी यहाँ कैरेक्टर आता है जो रिलीजन से संबंधित है, ठीक है। लेडी ऊना करके कैरेक्टर आएगा पहली बुक में जिक्र, जो रिलीजन से संबंधित है। फिर अगर मैं टेम्परेंस की बात करूँ, जो कोई नशा नहीं कर रहा, कोई शराब नहीं, कुछ नहीं, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरेक्टर सरग्यूं, ठीक है। सरग्यूं जो टेम्परेंस से संबंधित है, जो कोई नशा वगैरह नहीं कर रहे हैं, सरग्यूं, ठीक है। और चेस्टिटी से संबंधित है दोस्तों ब्रिटोमार्टीज कैरेक्टर। कौन है, ब्रिटोमार्टीज, ब्रिटोमार्टीज जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रही हैं। 1589 तक 3 बुक्स आई हैं। होलीनेस में मेन कैरेक्टर है रेड क्रॉस नाइट, लेडी ऊना भी यहाँ पे है जो रिलीजन से संबंधित है। टेम्परेंस जो कोई नशा वगैरह ना करे वो है सरग्यूं, और चेस्टिटी में है ब्रिटोमार्टीज, ठीक है, ध्यान रखना। टेम्परेंस शराब क्यों मैं पीऊं कहते हैं सरग्यूं, शराब क्यों मैं पीऊं कहते हैं सरग्यूं। तो टेम्परेंस है जो शराब ना पिए, शराब क्यों मैं पीऊं कहते हैं सरग्यूं, तो सरग्यूं इसके करेक्टर हैं, ठीक है। और चेस्टिटी जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रही हैं, ब्रिटोमार्टीज। तो दीज आर द थिंग्स, पहले मीनिंग निकालो, फिर बार बार समझो, बार बार बोलो, कहीं कहीं कुछ रिलेट कर दो ताकि दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद दोस्तों बात है फ्रेंडशिप की। 4th नंबर की बुक जो 1596 में आई है। ऑब्वियसली फ्रेंडशिप 2 पर्सन के बीच में होगी, तो 2 हैं, कैम्पबेल ट्राइमेंट,
ठीक है, कौन कौन से हैं? कैम्पबेल ट्राइमंड, दो लोग हैं जिनके बीच की फ्रेंडशिप बताई गई है। जस्टिस, देखो जस्टिस दिलवाना, न्याय दिलाना एक आर्ट है, कला है, तो आर्टेगल जो है वो जस्टिस के कैरेक्टर है। ठीक है, जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना एक आर्ट है, कला है, तो आर्टेगल जो है जस्टिस के कैरेक्टर हैं। फिर कर्टसी, सी से कर्टसी, सी से कैलिडोर, सी से कर्टसी, सी से कैलिडोर, सी से कर्टसी, सी से कैलिडोर, सी से कर्टसी, सी से कैलिडोर। कर्टसी के कैरेक्टर हैं कैलिडोर, कर्टसी के कैरेक्टर हैं कैलिडोर, कर्टसी के कैरेक्टर हैं कैलिडोर। याद रहेगा? ठीक है जी, फिर से कर लेते हैं। रेड क्रॉस नाइट एक सैनिक है, होलीनेस ग्रेटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेडी उनर रिलीजन से संबंधित। मैं शराब क्यों पीऊं कहते हैं सरग्यू यानी कि टेम्परेंस। चेस्टिटी ब्रह्मचार्य का पालन कर रही हैं, ब्रिटो मार्टिस। फ्रेंडशिप दो लोगों के बीच में है, कैम्पबेल ट्राइमंड। आर्ट है जस्टिस देना, कला है जस्टिस देना, आर्टिकल जस्टिस। सी से कैलिडोर, सी से कर्टसी, सी से कैलिडोर, सी से कर्टसी, सर कैलिडोर है कर्टसी से। तो कुछ चीजें हमने बार बार रिपीट की, कुछ में क्यों, सरग्यू, टेम्परेंस, शराब क्यों पीऊं, आर्ट है जस्टिस देना, आर्टिकल जस्टिस है ना, ऐसे आपने कर लेना है। तो ये हमारी जो 6 बुक्स आई हैं, कब आई हैं, उनकी क्या थीम है, उस थीम का क्या मीनिंग है और कौन सा कैरेक्टर उस थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने टिप्स टेक्निक जो भी पॉसिबल थी किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे मैंने आपको इनकी प्रॉपर एलिगोरिकल फिगर बतानी है कि कैसे इस वर्क में जो भी कैरेक्टर है वो एक्चुअल में कुछ कैरेक्टर हैं जिनसे रिजेंबल कर रही हैं, पर ये थोड़ा लंबा पोर्शन है, इसको मैं आने वाले लेक्चर में कराऊंगी। पर हाँ, अभी इस लेक्चर में जो इसी फेरी क्वीन की पोइटिक फॉर्म है कि ये मतलब ये तो हमने देख लिया, थोड़ी बहुत थीम देखी, थोड़े बहुत इसकी बुक्स वगैरह देखी, पर पोइटिक फॉर्म कि इसको लिखने का तरीका कैसे है, कितनी लाइंस इसमें है, कितने भाग हैं, किससे इंस्पायर है, कैसे पैराग्राफ है, वो सारा हम देखें। अभी हमने देखा कि पोएम को पढ़ के क्या फील हो रहा है, कैसी थीम है, कैरेक्टर क्या क्या नेम है। अब हम देखेंगे पोएम लिखी किस फॉर्म में गई है, उसके लिटरेरी पर्सपेक्टिव क्या है, पैराग्राफ की फॉर्म क्या है, उसमें रिदमिंग पैटर्न क्या है, उसमें पार्ट्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। जैसे किताबें इसमें 6 है ना, तो हर किताब में 2 भाग हैं। ठीक है, 2 भाग हैं, तो टोटल 6 2 12, इसमें पूरे 12 भाग हो जाते हैं और हर भाग को हम कैंटोज कहेंगे। तो बुक्स तो इसमें 6 है, पर हर बुक में 2 कैंटो हैं, 2 भाग हैं, तो पूरे 12 भाग हो जाते हैं। और इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, टोटल मिलाकर 33,000 लाइंस इसमें हैं, 33,000, इनकी काफी बड़ा ये वर्क है। 33,000 लाइंस हैं इसमें, 6 बुक्स हैं और हर बुक में 2 भाग, 2 कैंटोज हैं, तो टोटल 12 कैंटोज हो गए। ठीक है, और हर बुक में आपको कोई ना कोई वर्च्यू, कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई मॉरल मिलेगा। हर बुक के कितने भाग है, 2, तो कैंटोज हो गए 6 2 12, लाइंस कितनी हैं, 33,000। साथ में दोस्तों आपको अगर याद होगा, चौसर की एक मॉन्क टेल थी, मैंने आपको बताया था चौसर ने कैंटरबरी टेल में मॉन्क टेल लिखी थी, है ना। मॉन्क वो पर्सन था जिसने एक टेल नहीं सुनाई थी बल्कि काफी सारी टेल्स सुनाई थी मॉन्क ने। एंड उसमें हर टेल में कुछ ना कुछ वर्च्यू था, कुछ ना कुछ अच्छा था। हर टेल में उसने यही बताया था कि चाहे कोई जितना मर्जी अमीर है, किसी के पास जितनी मर्जी पावर है, जितनी मर्जी खूबसूरती है, पर अगर उसमें कोई एक चीज गलत है, चाहे वो बेरहम होना है, चाहे वो एकदम ज्यादा ट्रस्ट कर लेना है, कुछ भी गलत है, तो कोई भी उसके डाउनफॉल से नहीं बचा सकता। यानी कि कुछ भी ग्रेटनेस जो है जीरो में बदल सकती है, कोई भी हीरो जीरो में बदल सकता है, कोई भी राजा रंक में आ सकता है अगर उसमें कुछ गलत चीज है। तो इसमें वो ये अच्छाई को प्रमोट किया गया है, अच्छा को बढ़ावा दिया गया है। तो चौसर की जो मॉन्क टेल्स हैं, जो एक नहीं 150 टेल्स हैं, उससे ये आपको इंस्पायर होते हुए दिखती हैं। ठीक है, ये हर एक पॉइंट गागर में सागर है, पीछे का भी रिपीट हो रहा है। साथ में दोस्तों स्पेंसर का ये वर्क है, तो इसमें आपको स्पेंसेरियन स्टैंजा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कपलेट में 2 लाइंस होती हैं, टर्जा राइमा या ट्रिसेट में 3 लाइंस होती हैं, क्वार्टरेन में 4 होती हैं, राइम रॉयल में 7 होती हैं, स्पेंसेरियन स्टैंजा में दोस्तों 9 लाइंस होती हैं। ठीक है, राइम रॉयल में कितनी है, 7, वैसे स्पेंसेरियन में कितनी है, 9। ठीक है, मैं साथ साथ में पीछे का भी रिवाइज करा रही हूँ आपको, और ये होगा
जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, जब यहाँ पहले की बात आएगी, पीछे जो पहले पढ़े हैं वो रिलेट होंगे, और ये होना भी चाहिए, उसी लेवल पे तो हमको पढ़ना है। आगे बढ़िए पर पीछे का साथ लेके रिलेट करते हुए। साथ में दोस्तों इसमें आपको खास बात क्या है, 9 में से 8 लाइन में आपको 5 फीट और आइएम्बिक पेंटामीटर मिलेगा, पर जो 9वीं लाइन होगी उसमें 6 फीट आइएम्बिक हेक्सामीटर मिलेगा, जिसे हम अलेक्जेंड्राइन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 लाइन वाले पहरे हैं, इसे हम स्पेंसरियन पहरा कहते हैं, स्पेंसर ने फॉर्म किए थे। शुरू की जो 8 लाइन है उसमें आइएम्बिक पेंटामीटर है, और जो 9वीं लाइन है उसमें आइएम्बिक हेक्सामीटर है। आइएम्बिक हेक्सामीटर को हम अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं। पेंटा होता है 5, यानी कि उसमें 5 फीट होंगे, हेक्सा होता है 6, यानी कि उसमें 6 फीट होंगे। ठीक है, तो स्पेंसरियन स्टैंजा में पूरी होती है 9 लाइंस, शुरू की 8 लाइंस में 5 आइएम्बिक पेंटामीटर, ओके, छठी लाइन में 6 आइएम्बिक हेक्सामीटर, और जहाँ पे आइएम्बिक हेक्सामीटर होता है हम उसे अलेक्जेंड्राइन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, मीटर एंड ऑल। जैसे हम कोई भी वर्ड्स फॉर्म में जब कुछ लिखते हैं, कुछ पोएम में लिखते हैं, जो रिदम हम लाते हैं ना, वो रिदम इस वजह से आ पाती है। जैसे हर लाइन में कुछ शब्द होंगे, शब्द में कुछ पार्ट्स होंगे, वो कितने पार्ट्स हैं, कितने शब्द हैं, जिससे वो पूरी लाइन बन रही हैं हर पोएम की, वो इसमें आता है। ठीक है, स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइंस होती हैं। पहली 8 लाइंस आइएम्बिक पेंटामीटर यानी कि 5 फीट वाली, जो 9वीं लाइन है वो आइएम्बिक हेक्सामीटर यानी कि 6 फीट वाली, जिसे हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। और राइमिंग में आपको बता देती हूँ, राइमिंग होती है इसमें AB AB BC BC C। ठीक है, AB AB BC BC C, 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 AB AB BC BC C। ठीक है, हर एक पॉइंट MCQ है। अकेला स्पेंसरियन स्टैंजा पे प्रश्न पढ़ सकता है, कितनी लाइंस होती हैं, क्या होता है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा आइएम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट है, आइएम्बिक हेक्सामीटर यानी कि अलेक्जेंड्राइन में 6 फीट है। आप जरूर सर्च करिए, इस फीट चीज़ को आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी के लेक्चर में इतना ही था। आने वाले लेक्चर में जो इसमें एलिगोरिक फॉर्म है वो मैं आपको करवाऊंगी, और जो बाकी रिमेनिंग वर्क है एडमंड स्पेंसर के वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फेयरी क्वीन अभी हमारा आधा ही हुआ है, आधा करने को रहता है, तो फिलहाल के लिए आई डोंट वांट टू से कि गूगल से क्या सर्च करना है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आने वाले लेक्चर में जब मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी फिर मैं आपको बोल दूंगी गूगल से क्या कैसे सर्च करना है। तो कैसा लगा दोस्तों ये खुराफाती, ये पागलपंथी चीज़ों को ना आपको रटवाने के लिए आई कैन गो टू एनी लिमिट, एंड आई होप यू आर लविंग इट, यू आर एंजॉइंग इट, एंड आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो जितनी मैं कर रही हूँ, एंड आई होप आप भी उतना ही जोश से भरे पड़े हो जितने मैं भरी हुई हूँ। तो सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, थम्स अप करें, हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। और क्या आप ऐसे ही फुल ऑन मस्ती के साथ कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप डाउनलोड करिए, कंप्लीट कोर्स आपका वेट कर रहा है पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, इतना सस्ता, इतना अच्छा, इतना बेस्ट पूरे इंडिया में कहीं नहीं हमारे ऐप के अलावा। एंड साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी कोई भी क्वारी है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, डू संपर्क अस देयर। और बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, उनके लिंक्स भी वीडियो पे है, डू फॉलो अस देयर। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त ना रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, जितना खुश आपको उस एम मिलने पे होना है, जब आप वो अचीव करोगे, उतना ही खुश आपको इस जर्नी में भी रहना है। एंड आई विल मेक श्योर इट कि इश्क, मोहब्बत और प्यार हो जाए आपको आपकी तैयारी के साथ, एंड यू लिटरली मेक इट, क्रैक इट। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, टेक केयर।